हरे कृष्णा साथियों, जो बच्चे सीजीएल मेंस 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अभी रिसेंट में सीजीएल 2024 टीयर 1 में जितने भी सारे शिफ्ट के सवाल पूछे गए वो सारे सवाल एक बार जरूर लगा कर जाएँ। तो इस कड़ी में हम 9 सितंबर को पूछे गए पहले शिफ्ट के सवाल को देखेंगे। टोटल 25 सवाल हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी में जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो सवाल हम मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम फटाफट उन 25 सवालों को देखते हैं कि कैसा रहा था इनका पेपर और कैसे कैसे सवाल जो है पूछे गए थे। तो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी त्रिज्या के एक ही तरफ की दो समांतर जीवाएं हैं, ओपी ए बी पर लंबवत है और ओ क्यू सी डी पर लंबवत है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास जो है सेंटीमीटर में क्या होगा। तो हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर दो जीवाएं त्रिज्या के एक ही तरफ हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ये मान लीजिए सी डी है और ये ए बी है, ठीक है। क्योंकि सी डी बड़ा है तो इसको हमने ऊपर में रखा है और ये हमारा जो है सेंटर है और सेंटर से ये ओ पी ए बी पर लंबवत है, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, दोनों लंबवत हैं। और इसका जो मान दिया हुआ दोस्तों ये 24 है सी डी, तो ये हो जाएगा 12 और ए बी 10 है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस सवाल को जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, हमारे पास 26 दिया हुआ, 13, 12 और 24, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट बनता है 5, 12, 13 का, 5, 12, 13 का। तो यहीं पर हम अप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 13। तो रेडियस अगर 13 हो गया तो इसका जो डायमीटर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम इस ऑप्शन को लेकर चलेंगे 26, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है कि एक्स क्यू प्लस, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका जो है आपको पता करना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में बैठेगा और यहाँ पर भी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बैठेगा। तो आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर देखिए ए है एक्स और बी है आपके पास 5 का क्यू, यानी कि एक्स क्यू एक्स प्लस 5 का होल क्यू और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना बन जाएगा, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5, ठीक है दोस्तों। ये कट जाएगा, x माइनस 5 यहाँ 2 बार में, ठीक, एक बार में, और इधर x माइनस 5 x कट जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला सवाल है, आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और आपको जो पूछा गया था वो मान पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर 30 है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 45 है, एक माइनस एक प्लस में है, तो आपको यहाँ पर जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हैं 1 होता है, जहाँ पे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री आ रहा है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 30 और 60 90 आ रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 1 हो जाएगा। इधर देखिए कि माइनस साइन स्क्वायर 40 है और इधर साइन स्क्वायर 50 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर 45 और ये 45 प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये माइनस 1 आ रहा है। तो टोटल को अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर देगा वो 0 के बराबर देगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपके पास एक व्यंजक का मान दिया हुआ है, यहाँ पे के का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये कट जाएगा 11 बार में, तो 11 के माइनस 9 बटा 36 माइनस 35 1 और के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करें, तो के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 11 के माइनस 9, तो ये बन गया हमारे पास के स्क्वायर माइनस 11 के और ये हो जाएगा प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। तो 10 को तोड़िए तो ये माइनस 10 और माइनस 1 में टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये प्लस 10 और यहाँ पर प्लस 1। तो कौन कौन सा आंसर हमारे पास बनेगा, प्लस 1 और 10, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पूछा गया है आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो सर्वांगसम कहने का मतलब है कि दो त्रिभुज आपस में पूरी तरह से बराबर है, एंगल की दृष्टि से भी और साइड की दृष्टि से भी। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। ठीक है, तो दो बराबर भुजा है, दो त्रिभुज हैं आपके पास और दो बराबर भुजा, मान लेते हैं ये दोनों भुजा दोनों त्रिभुज की बराबर है और सेमी पेरीमीटर भी समान है। तो अगर पेरीमीटर दोनों का समान है तो तीसरी भुजा भी बराबर होगी, तो इसका मतलब है एस 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 सर्वांग समता यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीज हैव द सेम एरिया एंड सेम बेस, ये नहीं होगा, सेम एरिया और सेम बेस होगा तो भी नहीं बन सकता है क्योंकि साइड और इसमें डिफरेंस हो सकता है। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये भी नहीं हो सकता है। दीज हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, सेम बेस और सेम हाइट से क्या होगा कि एरिया समान होगा, लेकिन साइड का हमारे पास कुछ पता नहीं चलेगा जो रिमेनिंग दो साइड है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, आपके पास ये टेबुलर कॉलम दिया हुआ है और टेबुलर कॉलम में आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है और स्टूडेंट दिए हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक आवश्यक हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं। तो इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में जो है आपको 105 अंक मिनिमम लाने हैं। तो देखिए कि ये जो है 54, 51 ये जो है परसेंटेज है, तो राम का निकाल लीजिए, राम का कितना आ रहा है, तो 175 का 54% निकाल लेंगे। ठीक है, और ये तो 5 तिहाई 15 17 तिहाई 51 और ये 52, 525/4, तो कितना बनकर आ रहा है 4 तिहाई 12। ठीक है, 131 दशमलव समथिंग आ रहा है, यानी कि 105 से ये बड़ा है। दूसरे में देखेंगे 175 गुना 51 करेंगे तो कितना आ रहा है 5 5 25 और 7 32, 7 5 35 और 1 36 और 3 39, 5 और 3 8, ये 89.25 आ रहा है। 105 से कम है, ये नहीं होगा। अब 175 गुना ये 54 है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं 175 गुना 54 को, तो 5 चौका 20, 5 25 और 28 जो हो जाएगा वो 53, 2 55, 7 5 35 और 4 39 और 5 44, 5 और 4 9, 94.5 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने 105 अंक से ज़्यादा लाया है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इसका मान आपसे पूछ रहा है x² - 1, ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, x - 3 × x + 3, तो x - 3 जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। यदि इन वृत्तों पर एक सीधी ओवलनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु M तथा Q हैं, तो रेखाखंड MQ की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दो वृत्त है और इन दोनों के बीच का जो है आपके पास जो है स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है M और Q, और दोनों का रेडियस जो है दिया हुआ है। तो ये दोनों का रेडियस 22 है और यहाँ पर एक 10 है। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, MQ की लंबाई निकाल लीजिए। फार्मूला क्या होता है 37 का स्क्वायर, दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r माइनस r, बड़ी R माइनस छोटी r, 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना 37 + 12 49, यानी कि 7 बाहर आ जाएगा, और 37 - 12 यानी कि 25 5 बाहर आ जाएगा। तो 7 × 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि आपके पास जो है एक टेबल दिया हुआ है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के दिए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ पूछ रहा है कि हु ऑब्टेन्ड 79% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 79% मार्क्स किसने ऑब्टेन किया, 4 स्टूडेंट्स हैं, तो ओवरऑल 79% मार्क्स कितने ऑब्टेन किया। तो मार्क्स यहाँ पे दे दिया हुआ है, तो तरुण का देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है इसको लंबे प्रोसेस से हल करने के बजाय इसको शॉर्ट तरीके से हल करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पे तरुण का देख, सबसे पहले मान लेते हैं कि 79% ही हमारा जो है एवरेज है ना, 79% ही इन सब का एवरेज है। तो सबका एवरेज जो है 79%, तो जिसका डेविएशन 0 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है
79% जो है एवरेज है ना। तो तरुण का देख लेते हैं, तरुण का डेविएशन कितना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये 65 नंबर लाया है, ठीक है। तो 79 से 65 कितना ज़्यादा है, तो 14, तो ये हो जाएगा -14। और 80 से कितना कम है ना। 80 - 79 करेंगे तो +1, 75 - 79 करेंगे तो -4, 85 - 79 करेंगे तो +6 हो जाएगा, और 90 - 79 करेंगे तो +11 हो जाएगा। तो तरुण में डेविएशन कितना आ रहा है, तो 14, 4 - 18, 11, 6, 17 और 18। तो यहाँ पर जो है तरुण का डेविएशन 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि तरुण ने एग्जैक्ट 79% मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारा जो पहला ही आंसर हो जाएगा वो तरुण का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो ये सर्कुलर रेस का सवाल है। तो आपके पास वृत्ताकार पथ है और ये एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, और ये भी हमारा 12 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगली बार यानी कि नेक्स्ट टाइम मीट कितने समय में होगा, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और सर्कुलर ट्रैक की लंबाई जो है वो 840 मीटर है। तो नेक्स्ट टाइम मीटिंग जो होगा दोस्तों वो कितना के बराबर हो जाएगा, 840 डिवाइडेड बाय 12 - 6, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए, है ना, कभी कभी सवाल जो आते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर मिलने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ मीटिंग्स पूछे जाते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर वो कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि 840 डिवाइडेड बाय 6 और 840 डिवाइडेड बाय 12, इसका अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का समय, ठीक है। अगर हमसे पूछ रहा है कि इस बीच में कहीं पर मिला है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो रिलेटिव स्पीड है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 840 अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 12 + 6 कर देंगे, है ना। तो 840 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो 140 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर 5/3, तो इवेल्युएट इतना गुना इतना गुना इतना, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है दोस्तों वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक थीटा का मान दिया हुआ 5/3, तो ये इसका स्क्वायर 25/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि एक पाइप Q से 21 गुना तेज है, यानी कि पाइप P और पाइप Q। तो पाइप P का जो एफिशिएंसी है वो Q से 21 गुना ज़्यादा है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 110 गुना एफिशिएंसी कितना है Q का, यानी कि Q भर रहा है तो एफिशिएंसी है 1, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क 110। तो दोनों भरन पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो दोनों को एक साथ खोल लेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो 21 + 1 कितना हो जाएगा 22, और 22 × 5 = 10, 5 × 1, ठीक है। तो ये 5 मिनट जो होगा हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का नकली वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का मूल्य जो है 1000 रुपये, ठीक है, तो 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया हो जाएगा। तो वो 100 कितना कर रहा है, 100 कर रहा है कि भाई वो 1000 ग्राम दे रहा है, यानी कि 1000 रुपये का सामान दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में, है ना, एक्चुअल में वो कितना का दे रहा है, 870 रुपये का ही सामान जो है वो दे रहा है। तो इसको बेनिफिट कितना का हो गया, 130 का, और किस पे हुआ, 870 पे, और ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 शून्य कट गया, 87 से एक बार में लगाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, और 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है। 43, फिर एक 0 बिठाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 5 बार में, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 40, और 3 435 आ रहा है, यानी कि 4 बार में लगेगा, तो 14 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2/5 है और उनके आयतन 3:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात
क्या होगा। तो दो शंकुओं की त्रिज्याएं हैं 2:5, ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा शंकु का पाई स्क्वायर h के फॉर्म में रहेगा। तो r का स्क्वायर और h जो है हमारा गुना में रहेगा। तो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/25 और h कितना हो जाएगा 3/5, सॉरी उनका आयतन है 3:5, तो h जो है वैसे ही रहेगा h1/h2 और बराबर आयतन कितना हो जाएगा 3/5। तो h1/h2 का मान कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5×3 = 15:4 हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजा का योग 16 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होगी तो एक भुजा 8 होगी, है ना, तो ये हमारा 8 आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पर देखिए कि दोनों का जो सम है वो 90 आ रहा है। तो जब दोनों का सम 90 आ रहा है तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमारा सेम है, स्क्वायर में है, तो इसका जो सम होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि ये किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत 100 में से क्रमशः 75, 80 हैं, उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत 78 हैं, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एलिगेशन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो पहला का बॉय का एवरेज देखेंगे और गर्ल्स का एवरेज देखेंगे। बॉयज़ का है 75 और गर्ल्स का है 80, और दोनों का जो बीच का जो एवरेज है, मीन एवरेज है, वो 78 है। तो ये 2 बार हो गया और इधर 3 बार हो गया, 2:3 जो होगा हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य है 550, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है 100, ठीक है। MP हम जो है मान लेते हैं वो हमारे पास 100 दिया हुआ है। तो 40% की छूट की बेचने के बाद जो है SP कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो, तो विक्रय मूल्य जो है यहाँ पर क्रय मूल्य से 10% अधिक है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 1/10। तो क्रय मूल्य कितना कम होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, अंश को सेम रखेंगे और 10 + 1 यानी हर प्लस अंश को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो 10 + 1 11, तो ये -1/11 कम होगा, ठीक है। तो 60 का 10/11 हो जाएगा, -1/11 मतलब 11 - 1 10/11 हो जाएगा। तो 10/11 जो हो गया हमारा CP हो गया, ठीक है। तो जब MP 100 है तो CP हमारा इतना है, जब MP 550 है ना, तो CP हमारे पास कितना हो जाएगा 600/11 गुना 550/100, 2 शून्य खत्म और ये खत्म, 60×5 300 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि राजेश को अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर का 17/27 हिस्सा 34 दिन में पूरा कर लिया, तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। MDH मेथड लगाएंगे, मैन डेज वर्क का, ठीक है। तो राजेश ने, है ना, 34 दिन में पूरा किया, कितना 17/27, नीचे में जो वर्क है उसको लिखते हैं और बराबर। अब पूछ रहा है कि राजेश ने छपाई का पूरा ऑर्डर, यानी कि ये 17/27 अब नहीं रहा, अब ये पूरा का पूरा 1 यूनिट कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं D दिन में ख़त्म कर देगा, राजेश का एफिशिएंसी R है, ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे D है तो D का मान निकाल लेंगे कितना दिन में, 17 दूनी 34 और 27 दूनी 54, तो 54 दिन में उसको वो ख़त्म करेगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा K का मान हो सकता है ताकि संख्या 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाजित होने के लिए संख्या को 2 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा, और 2 और 3 से विभाजित होने के लिए लास्ट 2 से विभाजित होना पड़ेगा, और 3 से सम टोटल का सम विभाजित होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि आपके पास सम कितना आ रहा है, 2 1 3 7 3 10 9 18, 2 20 4 24, 24 आ रहा है, तो 3 से कट रहा है, 7 2 1 3 7 3 10 9 19 20 21 4 25, 25 आ रहा है दोस्तों। तो 25 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए, तो 2 रखेंगे, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल,
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए 10% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। जिस उम्मीदवार को डाले गए वो वैध वोटों का इतना प्रतिशत मिला तो उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। तो यदि उस चुनाव में वोट देने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो Y का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपके पास 16,000 टोटल कैंडिडेट थे, Y% ने मतदान नहीं किया, तो 16,000 में से 100 माइनस Y डिवाइडेड बाय 100 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान ये करने वाले हो गए। अब इसमें से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो इसी में से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए तो वैध कितने बच जाएंगे? 100 माइनस Y डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90/100। ठीक है, अब इसी को हारने और जीतने वालों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहले को मिला 59.375, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40.625। ठीक है, 100 में से घटा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे कि 40 5 5 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 13 में से 6 जाएगा 5, है ना, 18, 58 में से 40 जाएगा तो 18 बनेगा। 18.75% जो है उसको मिला। ठीक है, तो 18.75 का जो डिफरेंस है प्रतिशत का, वो कितने के इक्विवेलेंट है? 2484 के। ठीक है, तो 100% का इक्विवेलेंट कितना के बराबर होगा? तो 2484 बटा 18.75 और गुना 100। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको गुना भाग करेंगे तो जल्दी से करके देखिए, ये 4 2 6 8, 14 4 18, इधर 7 5 12, 8 20 1 21, 3 से कट रहा है, 3 8 24 और 28 तिहाई 84 और 3 छक्का 18 और 6.25 और इधर ये हो जाएगा 00, 125 25 625, 125 80 1000, 80 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बन के आ रहा है? ये हो गया 16 बार में कट जाएगा। तो आपके पास 16 8 88 से 12, 16 दूनी 32, 12 44 के हाथ में बाकी 4, 16 8 88 से 132। ठीक है, तो 132 और 4 8 जो है आपका 100% हुआ। और ये 100% किसके बराबर है? इतना के बराबर, क्योंकि यहीं से तो वोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ इतना बराबर इतना कर दीजिए और आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं इक्वेट 16,000 गुना 100 माइनस Y बटा 100 और गुना 90/100 मतलब 9/10 बराबर 132 4 8। 9 से काटिए, देखिए 8 4 12 2 14 3 17 1 18, 9 से कट जाएगा, 9 4 9 चौका 36, 6 9 7 63, 9 दूनी 18 और ये 3 शून्य, इधर भी 3 शून्य कट जाएगा। 16 से काट के देखिए, 16 16 8 16 नंबर 44 से 16 दूनी 32, 92 बार में कट रहा। तो यहाँ से Y का मान कितना आ जाएगा? 100 माइनस 92 यानी कि 8%। तो Y का मान जो होगा दोस्तों वो 8% होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी एक छात्र ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त किए गए सभी उच्चतम अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का सटीक प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो आपके पास जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन है भाई? तो मैथ्स में देखिए कि आपके पास टोटल कितने अंक हैं। ठीक है, मैथ्स में देखिए कि हाईएस्ट कितना आ गया है, तो हाईएस्ट गया है 100 और केमिस्ट्री में हाईएस्ट गया है आपका 80। ठीक है, और फिजिक्स में हाईएस्ट गया है आपका 90, ज्योग्राफी में हाईएस्ट गया है 95 और हिस्ट्री में हाईएस्ट गया है आपका 90 और कंप्यूटर साइंस में जो है हाईएस्ट आपका गया है 90। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों टेबल, इसमें ये जो है मैक्सिमम मार्क है आपका, ये जो है आपका मैक्सिमम मार्क है और ये जो है दोस्तों ये परसेंटेज है, ये अंक नहीं है, ये परसेंटेज है। ठीक है, तो एक छात्र ने इतने सारे मैक्सिमम
स्कोर किए हैं, एक छात्र ने इतने सारे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्कोर किए हैं, जितने भी हाईएस्ट परसेंटेज थे सब सब्जेक्ट के, ठीक है। तो 100 का जो है यहाँ पर देखिए कि आपके पास मैथ में आउट ऑफ कितना था, 150 था, तो 150 का 100% मतलब इसने 150 अंक प्राप्त किए। दूसरे ने 130 में से 80% अंक प्राप्त किए मैक्सिमम, तो यहाँ पर 130 हो जाएगा। 130 का 80% कितना हो जाएगा, 104 तिरठी चौहत्तर से। और इधर कितना हो जाएगा, फिजिक्स का 120 है तो 120 का 90% कितना हो जाएगा, वर्णमा 78 से 108, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, जी का ज्योग्राफी का 100 है तो इसका 95 है, तो इसका 95 ही बनेगा। और इसका हिस्ट्री का कितना है, 90 है, 60 का 90 कितना बन जाएगा, 54। और आपके पास 40 का 90 कितना बन जाएगा, 36। अब सबको जोड़ दीजिए, इसके कितने मार्क्स हो गए, 8 4 12 5 17 4 21 6 27, 2 3 5 5 10 9 19 और 5 24, 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 547। और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 150 130 280 120 400 500 600, टोटल 600 हैं। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 547/600 और गुना 100, ये कट जाएगा। तो 6 9 54 और 6 कम 6 है ना, 51.1/6% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल है कि मोहन ने 20% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए का राशि उधार लिया। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना भुगतान कर देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, तो जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। 20% साधारण ब्याज से आपके पास है 422092, इतने रुपए की राशि है। और उसने दे कितना दिया, 21,697, 679 रुपये का जो है भुगतान कर दिया मूलधन के रूप में, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, और 8 में से 7 जाएगा 1, 10 में से 6 जाएगा 4, 0 इधर 0, 400 413 बचा, ठीक है। ये 1 साल के बाद इतने रुपए दे दिया था, फिर 2 ही साल में वो सारा पैसा चुका देता है, तो अगले साल की 20% की दर से इसका कितना बनेगा, 20% मतलब 1/5, ठीक है, 1/5। तो इसका 6/5 कितना हो जाएगा, 400 413 गुना 6/5, ऊपर नीचे 2 करेंगे, 2 तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 तिया है 36, 12 3 15 का 5 बाकी, 15 चौका 60 और 1 61, ठीक है। फिर 0, 12 चौका 48, 1 मिनट, 12 12 तिया है 36, 3 बर का 12 और 3 15 5 बाकी, 1 बर चौका 48 और 1 49 होगा दोस्तों, यहाँ पर 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा बटा 10, यानी कि 480 495.6 हमारा दूसरे वर्ष के अंत में राशि था। और पहले वर्ष के अंत में इतना दे दिया था मूलधन, ठीक है, लेकिन इस पर जो लगने वाला ब्याज था वो दूसरे वर्ष के अंत में ही पे किया। तो इस पर जो लगने वाला ब्याज है वो कितना बनेगा आपके पास, 422 और 092 का 1/5 आपका इसका ब्याज बनेगा 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज दूसरे वर्ष के अंत में दिया है, तो यहाँ से कट जाएगा, गुना 2 ऊपर नीचे करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 422 दूनी 844, ये 884 418, 84 418.4, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, 8 5 13, 1 14, 9 1 10, 1 11, 4 4 8 है 1 9, ठीक है। तो लास्ट में देखिए कि 914 आ रहा है, तो 914 वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इस सवाल को देखिए दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि आर.पी. को 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के साथ 100 रुपये का भुगतान करता है। भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए सिक्कों की कुल संख्या 40 है, तो भुगतान में 5 रुपये के मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस सवाल को हम लॉजिक तरीके से हल करेंगे, तो हम ऑप्शन के साथ
लेकर इसके चलेंगे। हमारे पास है 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के। ईच की वैल्यू है, ये हम लिख लेते हैं हमारे पास इस सिक्के की वैल्यू है, और नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ना, यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉइन्स लिख देते हैं। टोटल सिक्कों का जो सम है वो 40 है, और टोटल वैल्यू जो है दोस्तों वो 100 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन ए को लेके चलते हैं, 16 को लेके चलते हैं, ठीक है, तो 16 को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास जो है टोटल सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 16 पंचे 80, 5 रुपये के सिक्के, ये 80 रुपये का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी बचा कितना, 20 रुपये का। 20 रुपये का इन दोनों को मिला के होना चाहिए। ठीक है, तो 40 में से 16 जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास कितने कॉइन्स बचे, 24 कॉइन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन सिक्कों का प्रत्येक कॉइन एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई का मान जो होना चाहिए वो 20 रुपये के बराबर होना चाहिए, और टोटल सिक्कों की संख्या हम इन दोनों के केस में सिर्फ जोड़ रहे हैं, तो x प्लस वाई का मान जो होना चाहिए आपका वो नंबर ऑफ कॉइन्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो 40 में से 16 जाएगा तो हमारे पास 24 बनेगा। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए तो आपके पास क्या बनकर आ रहा है, 2x में से x जाएगा x बराबर 20 में से 24 जाएगा -4। तो संख्या जो है निगेटिव यहाँ पर नहीं हो सकता है सिक्कों की संख्या, तो हमारा जो है ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पर अगर हम गौर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, इसको अगर हम 17 मान लेते हैं तो 17 के भी केस में हमारा 17 पच्चीस ये हो जाएगा 85। ठीक है, और इधर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगा इसका 15 के बराबर। ठीक है, और 40 में से 17 जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 23। तो 15 में से 23 जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा निगेटिव में आ रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 18 पे जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 18 पंच 90, बाकी बचा 10। तो दोनों का सम जो होना चाहिए वो 10 के बराबर होना चाहिए, है ना। और सिक्कों की संख्या कितनी हो जाए, 40 में से 18 जाएगा तो 22, और 10 में से 22 जाएगा तो कितना बनेगा दोस्तों, -12। ये भी निगेटिव में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 13 पे रखेंगे तो 13 पे जाएगा, 13 पच्चीस ये कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, तो वैल्यू कितना बन जाएगा 35 का, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 35 टोटल। और सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 में से 13 जाएगा तो ये 27 बनेगा। ठीक है, तो 35 में से 27 जाएगा, हमारे पास कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 35 में से 27 पॉजिटिव में 8 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, और सिक्कों की संख्या जो है यहाँ पर मैच कर रही है। कैसे, यहाँ पर देखिए कि ये 8 हो रहा है। ठीक है, 8 हो रहा है आपके पास, इसकी 8 है, ये 8 हो जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा, है ना। 13 8 21 और ये हो जाएगा 19। और टोटल का सम देख लीजिए, 65 प्लस 16 81 और 19 100, टोटल हमारा 100 बन जाएगा। तो ऑप्शन जो है 13 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आपके पास एक टेबुलर कॉलम दिया हुआ है, टोटल और प्रेजेंट दिया हुआ है आपके पास, PQR जो है ईयर है, ईयर हमारे पास 16 17 18 19 20 है, और ये हमारे पास टोटल है, प्रेजेंट है। टोटल का मतलब है कि टोटल डिनोट्स टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेंटर, एंड प्रेजेंट डिनोट्स द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकंड हाईएस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर्स, है ना। तो सेकंड हाईएस्ट कितना हो जाएगा, तो आप देख लीजिए कि डिफरेंस कितना है आपके पास। किस वर्ष अनुपस्थित लोगों की संख्या सभी केंद्रों के कुल योग में दूसरी सबसे अधिक थी। तो 2016 में जाएंगे, तो 2016 में P में, Q में और R में। तो P में कितने एब्सेंटेज हैं, इधर 45 में से 42 जाएगा 3 प्लस इधर हो जाएगा 11 और इधर आ जाएगा 5। 17 में 5 प्लस 20, ठीक है, और इधर हो जाएगा 5। 18 में 4 20 और 10। 19 में 11 12 और ये 12, और 20 में 11 14 और यहाँ पर 5। ठीक है दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटेज हो गए। तो 16 में कितना है, तो 16 में है दोस्तों, यहाँ पर 16 में है 11 3 14 5 19। 17 में है 25 5 30। 18 में है 34। 19 में है 35 और 20 में है 30। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट कौन सा आपके पास 35 है। सॉरी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर अपसेंटेज जो है वो 70 माइनस 62 हो जाएगा, तो 8 होगा यहाँ पर, ठीक है। 19 में 8 हैं, तो 12 8 20 और 11 31 हो जाएगा 19 में। तो ये जो होगा दोस्तों हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट थे हमारे पास 18 में, सेकंड हाईएस्ट कितने बने 31, यानी कि ये हो जाएगा 19 वाला आंसर हमारा, 2019 वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है टोटल सवाल जो है कंप्लीट हो गए, टोटल 25 सवाल। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर जितने भी सारे शिफ्ट के सवाल रिसेंटली कंडक्ट हुए वो धीरे धीरे करके हम अपलोड करेंगे, और प्रैक्टिस में लगे रहिए, और जितने भी सारे शिफ्ट के सवाल पूछे गए वो सारे शिफ्ट के सवाल एक बार जरूर देख के जाइए। तो इस वीडियो की PDF हमारे यूट्यूब वीडियो में जब अपलोड होगी उसके कमेंट सेक्शन में जो है इस वीडियो की PDF का लिंक जो है दे दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।